अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी अब तक दो लेक्चर रिकॉर्ड करा, वही बात बार बार रिपीट करके अब बोर करना नहीं चाह रहा हूँ मैं। अब सीधा क्या है, जो भी टॉपिक आज की जो भी टॉपिक है उसके बारे में सीधा सीधा बात करने का है। आजकल की टॉपिक ना शादियों से रिलेटेड है ना आशिकियों से रिलेटेड है। आजकल की एक ऐसी टॉपिक है जो मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में क्या है लेक्चर बनाएंगे सोच रहा था। अब मेरे लेक्चर सुन के आप लोगों को कितनी नींद आ रही, आप लोग कितना इंटरेस्टिंगली सुन रही हैं और जो है उसको अमल कर रही, ये तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे जो पिछले जो लेक्चर थे अपने मैच मेकर्स पे और हैदराबादी आशिकियों पे, उसे बस 10 लोग भी सुधर गए तो काफ़ी है। खैर अगर आप लोग मेरा दूसरा लेक्चर अगर नहीं सुने तो मेरे दूसरे भी लेक्चर्स हैं। एक तो अपने मुशाहिदाओं पे है मैच मेकर्स पे, और एक लेक्चर मेरा जो है आजकल जो ये आशिकियाँ चल रही हैं हैदराबाद में उसके बारे में है। तो आप लोग वो भी लेक्चर ज़रा सुन लीजिए। आजकल का जो लेक्चर है, ये लेक्चर हर उस हैदराबादी के वास्ते है जो दुनिया में आने वाला है और ऑलरेडी आ चुका है, और जो जो है जो क्या बोलते, जो सुन रहा। खैर अपने पास हैदराबाद में क्या है, एक चीज़, कई चीज़ें कॉमन है अपने पास। बात करने का लहजा, खाना पकवान, कल्चर, सब कुछ कॉमन है। उसके अलावा अपने कहने एक चीज़ ये कॉमन है, वो जो 3 इडियट में फरहान पैदा होते कि कैसा बोलता, फरहान के वालिद साहब क्या बोलते कि बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा बोल के। अपने पास क्या है, जैसा बच्चा पैदा होते किच अम्मा वहाँ क्या बोलते, बोलते बच्चा हमारा सऊदी जाएगा बोल के बोलते। अब बेचारे को उसको जो है वही ख्यालात में उसको बड़ा करते, उसको वैसे ही ग्रूम करते और उसके दिमाग में ये बिठाते कि बेटे बाहर जाने का है, तुम्हारे बड़े हो क्या। उन्हें बेचारा, हर बच्चे का अपने पास एक ही शौक़ रहता, सऊदी जाना, दुबई जाना, क़तर जाना, मिडिल ईस्ट में कहीं तो भी जाना, लेकिन बाहर जाना। उन्हें कितने दिन भी उन्हें करेंगा हैदराबाद में या फिर इंडिया में काम करेंगा, फाइनली आके उसको कहीं ना कहीं पे रियलाइज़ होता कि भाई मैं भी दूसरों के जैसा बाहर जाना। अब खैर आजकल क्या है, ज़रा वेल सेटल्ड लोग जो अच्छे फैमिली के जो लोग हैं, यानी कि अच्छे फैमिली के जो बच्चे हैं, उन लोग तो खैर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके इधर सब चले आ रहे हैं लोग। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेजर मेजर जो अपने पास जो बच्चे हैं वो मिडिल ईस्ट ही आना चाहते हैं। अब खैर अपने पास क्या है, मिडिल ईस्ट आने का ख्वाब तो लेके हर बच्चा पैदा होता और आने का ख्वाब सोचता, लेकिन मिडिल ईस्ट आने से पहले उसको जो ज़रूरी गाइडेंस जो जो है वो कोई नहीं देते। हर कोई क्या है जो बाहर काम करते, इंडिया के बच्चों के सामने क्या है फुल टेम्पटेशन क्रिएट करते हैं और हर बच्चे को ऐसा दिखता है अरे बाहर चले आना बोल के दिखता। तो आज का लेक्चर मेरा वही है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के वास्ते है जो सऊदी आना चाह रही, और उन बच्चों के वास्ते भी है जो ऑलरेडी सऊदी में हैं। सुन के उन लोग भी इंजॉय करेंगे। अब अपने पास क्या है, अब बच्चे, पहली बात तो ये एजुकेशनल लेक्चर रहेगा, तो अगर बोर हो रहे हैं तो बंद कर दे सकते हैं आप, लेकिन क्या है सुन के ये क्या है दूसरों से शेयर कर सकते हैं आप। मेरे पूरे लेक्चर्स का एक ही इंटेंशन रहता है कि आप सुन के दूसरों से शेयर करना। अब अपने पास क्या है, खैर मैं डिटेल में नहीं जाते हुए अब फ्रेश ग्रेजुएट से अपनी लेक्चर शुरू करता हूँ। जो भी अपने पास फ्रेश ग्रेजुएट्स है या फिर बीटेक करे हुए हैं, जो भी बच्चे हैं, इन लोगों को बाहर आने की बड़ी ख्वाहिश रहती सऊदी स्पेशली। तो हर बच्चा क्या सोचता, बोल दो आज़ाद वीज़ा ले लेके मिडिल ईस्ट आना बोल के हर एक के जहन में रहता। लेकिन अब यहाँ पे मिडिल ईस्ट आने से पहले ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हर बच्चा यंगस्टर जो है फॉर्म करना या फिर ऑर्गेनाइज करना अपने आप को, उस हिसाब से मिडिल ईस्ट आए तो आप लोगों का क्या है करियर अच्छा रहता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी जॉब में हूँ यहाँ पे। खैर मेरे को तो उतनी परेशानी नहीं हुई, तकलीफ़ नहीं हुई खैर, लेकिन दूसरे लोगों को देखा मैं बहुत परेशानी होती। तो पहली चीज़ क्या है, मिडिल ईस्ट आने से पहले मिडिल ईस्ट आने का ख्याल ही नहीं रखना अपने दिमाग में। क्यों बोले तो आजकल हैदराबाद में माशाल्लाह इतने वर्ल्ड के टॉप नॉच फर्म्स है, वहीं पे अच्छी जॉब मिल जाती। वहाँ वहीं पे क्या है 20-25 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये कमाना बड़ी बात नहीं है। तो पहली फोरमोस्ट चीज़ क्या है, लोग जो हैदराबाद से बाहर जो मिडिल ईस्ट में रहते, उन लोगों को देख के टेम्प्ट नहीं होना अपन। पहले क्या है फोरमोस्ट चीज़ क्या है,
हैदराबाद के अंदर या फिर इंडिया में अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बनाना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर इंडिया में रहा तो मिडिल ईस्ट में आए तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है, छोटी मोटी जॉब करके अकाउंटेंट की या फिर दूसरे वो जॉब वांग करके मिडिल ईस्ट आए तो परेशान हो जाते। तो खैर पहले मैं जो है ब्रोकर्स की बात करूँगा, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स में जाऊँगा। पहली बात क्या है, कई लोग आप ब्रोकर्स के ज़रिए आते। ब्रोकर्स के ज़रिए आए तो होता ये कि बहुत ही कम जेन्यून ब्रोकर्स है जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते। इंडिया में जो बात बोलते वही बात मिडिल ईस्ट में भी, यानी कि पैकेज जो रहता, सैलरी पैकेज जो रहता वो सेम मिडिल ईस्ट में भी रहता। तो इन ब्रोकर्स में से एक है जेरी वर्गीस बोल के एक है, और घी वाला बोल के एक है। इन दोनों बहुत काफ़ी क्या है रिलायबल ब्रोकर्स हैं। इन लोगों की वेबसाइट भी है इंटरनेट पे, आप लोग गूगल के ज़रिए सर्च कर ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, आजकल तो कई कंपनीज ऑनलाइन रिक्रूट कर रही। ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की जितने भी कंपनीज हैं इन लोग बैच.com से बच्चों को रिक्रूट करते बाहर से। और बैच.com की स्पेलिंग क्या है आप लिख लीजिए, www.bayt.com। बैच.com से ज़रिए ज़्यादातर रिक्रूटमेंट होता। वैसे तो मॉन्स्टर गल्फ उससे भी होता, लेकिन ज़्यादा बैच.com से होता। तो ब्रोकर से आने से ज़्यादा केयरफुल रहना। क्यों बोले तो अपन यहाँ पे आने से पहले कंपनी की प्रोफाइल गूगल पे पढ़ लेना, और यहाँ पे कोई है अगर आपके मिडिल ईस्ट में उनके ज़रिए कंपनी के बारे में मालूम कर लेना। और ज़्यादातर क्या है, ब्रोकर से होशियारी से डील करना। अभी ब्रोकर्स क्या करते, यहाँ पे कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई हम लोग 3,000 रियाल पे करने रेडी है बोल के बोलते। ब्रोकर्स इंडिया आके क्या बोलते, 6,000 रियाल पे करते, या फिर 10,000 रियाल पे करते, फैमिली वीज़ा देते, मेडिकल देते, ये सब बोल के बच्चों को क्या है झूठे बातें बोल के यहाँ पे ला लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या है बच्चों का यहाँ पे आने के बाद सीन कुछ उल्टा रहता। ऐसे ही हमारे एक दोस्त है माशाल्लाह, बहुत ही टैलेंटेड है, अकाउंटेंट है। उनको भी ब्रोकर ऐसे ही बोल दिया कि खुद का अकोमोडेशन देते हैं हम आपको, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, ये वो बोल के। बेचारे बेचारे जो है इन शरीफ है, इन्हों 3,000 रियाल तनख्वाह देते बोल के ला लिया। अब उन्होंने 3,000 इंडिया में कन्वर्ट करे तो 35,000 रुपये होते। और क्या है, खुद का अकोमोडेशन है, खाना भी उन्हें ही देता, और जो है ट्रांसपोर्टेशन भी उन्हें ही देता, और मेडिकल भी नहीं देता। बल्कि आ गया, अब यहाँ पे आने के बाद उनको जो है इन्हें 1,500 रियाल सैलरी दे रहा, और बाकी का जो है कैसा धोखा दिया मैं आपको बोलता हूँ। पहली बात तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, वहाँ पे आके ये बोलते हैं कि हम लोग आपको एकोमोडेशन देंगे बोल के। एकोमोडेशन जब उन लोग बोलते हैं तो वहाँ का बच्चा जो है हैदराबाद में रहता, उन्हें ये सोचता कि बहुत अच्छा एकोमोडेशन रहता, एक सिंगल बेडरूम फ्लैट रहता, या फिर एक फ्लैट के अंदर दो लोगों को रखते, ऐसा सोचते। या फिर क्या सोचते बोल तो एकोमोडेशन इंडिविजुअल एकोमोडेशन रहता बोल के समझते। लेकिन यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें जब अकोमोडेशन देता बोल के आपको बोलता, तो यहाँ पे रियलिटी में अकोमोडेशन मतलब एक घर के अंदर चार चार पाँच पाँच लोगों को रखते हैं लोग, बेड स्पेस देख के आपको रखता उन्हें यहाँ पे। एक बार यहाँ पे आ गए बोलता आप तो वापस तो जा नहीं सकते। क्यों बोलते, एग्जिट वीज़ा होने की, एग्जिट वीज़ा बोल के रहता है, एग्जिट वीज़ा के बगैर आप इंडिया वापस जा नहीं सकते। तो आपको वहाँ से धोखा दे के यहाँ पे लेके आता। यहाँ पे लाने के बाद क्या है, एक एक घर के अंदर चार चार पांच पांच लोगों को बेड स्पेस देके रखता, वही अकोमोडेशन रहता। तो जब आप ब्रोकर से बात करते तो उससे स्पेसिफिकली पूछना कि एकोमोडेशन जब आप बोल रहे हैं तो एकोमोडेशन का मतलब क्या है, क्या आप मेरे को इंडिविजुअल एकोमोडेशन देते, मेरा खुद का इंडिविजुअल घर रहता क्या, या फिर अगर मैं एकोमोडेशन नहीं लिया तो हाउस रेंट अलावेंस बोल के एक रहता, वो आप मेरे को दे सकते क्या, मैं खुद का घर ढूंढ सकता हूँ क्या बोल के। ये बात क्लियर कर लेना। तो ब्रोकर से आप, जब ब्रोकर आपको एकोमोडेशन बोल के बोलता, तो एकोमोडेशन के बारे में आपके दिमाग जहन में क्लैरिटी रहना कि जब उन्हें एकोमोडेशन बोल रहा तो बेड स्पेस की बात कर रहा है, जहाँ पे एक घर के अंदर सात सात आठ आठ लोगों को रखता है, या फिर खुद का एकोमोडेशन देता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, जब उन्हें मेडिकल बोलता तो यहाँ पे दो टाइप के हॉस्पिटल्स रहते हैं। जैसा अपने पास हैदराबाद में जैसे दो टाइप के हॉस्पिटल है, एक तो उस्मानिया हॉस्पिटल है, और दूसरा क्या है, अपोलो है, केयर है, और निम्स है, हाई फाई हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही रहता। जब उन्हें आपको इंडिया आके बोलता कि मैं आपको मेडिकल देता हूँ बोल के, तो उसका मतलब ये रहता कि उससे क्लैरिफाई कर लेना कि मेडिकल का मतलब क्या है, क्या आपका मेडिकल कवर
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है क्या बोल के उससे क्लैरिफाई कर लेना। क्यों बोलते उन्हें मेडिकल बोल के आपको यहाँ पे लेके आता और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कार्ड बना के दे देता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको ट्रीटमेंट करवा लो बोल के बोलता। और मिडिल ईस्ट में क्या है, जब आप वहाँ से आते हैं यहाँ पे बगैर डॉक्टर के कोई दवा नहीं मिलती। अगर आप वो छोड़ के किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास गए तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर आपको एक गोली लेने का है तो इंडिया के जैसा गए मेडिकल शॉप पे एक गोली ले लिए पैरासीटामोल खा लिए बोले, ऐसा यहाँ पे नहीं रहता। क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स या फिर एक स्ट्रिप लेना पड़ता पूरी। तो लिहाजा यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल जो है काफ़ी महंगा है। और गवर्नमेंट तो हर जगह पे कौन सी भी कंट्री में चले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते। तो जब आप ब्रोकर के ज़रिए या फिर किसी कंपनी की इंटरव्यू के ज़रिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो आप क्या है मेडिकल के बारे में क्लियरली पूछ लेना कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कवर्ड है क्या, किस टाइप का इंश्योरेंस है। और आपको आपके तरफ से जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो आपके तरफ से आपको कितने पैसे देना रहता है, ये बात क्लैरिफाई कर लेना। तो पहली चीज़ अकोमोडेशन के बारे में क्लैरिफाई कर लेना। और दूसरी चीज़ क्या है, मेडिकल के बारे में क्लैरिफाई कर लेना। और तीसरी चीज़ क्या है, फैमिली वीज़ा के बारे में क्लैरिफाई कर लेना। यहाँ पे क्या है, मिडिल ईस्ट में हर किसी को फैमिली वीज़ा नहीं मिलता। एक एक कंट्री का एक एक जो है रूल है। बास कंट्री में क्या है, मिनिमम बेसिक 10,000 रियाल रहना तो ही फैमिली वीज़ा कंपनी वाले प्रोवाइड कर सकते हैं। और बास बास कंट्रीज़ में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रियाल रहना। तो जब आप इंडिया से मिडिल ईस्ट आते आप या फिर या फिर आप आज़ाद वीज़ा पे भी आए और जब आप यहाँ पे भी आज़ाद वीज़ा से जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो ये तीन बातें जो भी मैं बोला आप लोगों के सामने, एक तो एकोमोडेशन के बारे में, और दूसरा मेडिकल के बारे में, और तीसरा फैमिली वीज़ा के बारे में कंपनी से क्लियरली डिस्कस करना कि मेरी जॉब लगने के बाद आप लोग मेरे को फैमिली वीज़ा देंगे क्या। और फैमिली वीज़ा अगर वो लोग बोले कि फैमिली वीज़ा देंगे हम लोग, हाँ, तो जो है आप वो बात ऑफर लेटर पे क्लियरली मेंशन करा लेना। क्यों बोले तो वो लोग वर्बली बोले, बाद में अगर आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिए तो बाद में जब आप कंपनीज के पास गए फैमिली वीज़ा के लिए, वो लोग बोलते कि ऑफर पे मेंशन नहीं है तो हम आपको फैमिली वीज़ा नहीं दे सकते। अब मिडिल ईस्ट के अंदर फैमिली रहने का बड़ा एडवांटेज है। एक तो ये है कि ऑफ कोर्स अपन फैमिली से इतनी दूर है, और हाँ, फैमिली से इतनी दूर रहने के बाद जब शादी करके आप जब आपकी बीवी यहाँ पे रहती और आपकी फैमिली यहाँ पे रहती, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता आपको मेंटली फोकस्ड रहने के लिए, जॉब के लिए, या फिर आप सेहतमंद रहने के लिए, और आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करने के लिए। तो जो है आपकी फैमिली यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी बात है। और दूसरी बात क्या है, अगर आपकी तनख्वाह कम है और आपकी फैमिली यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के जैसा कल्चर नहीं है। इंडिया में जो है लड़कियों के लिए बाहर काम करना कल्चर बहुत बेकार है। एक तो क्या है, नॉन मुस्लिम्स की वजह से, और वहाँ पे क्या है, जिना इतना कॉमन है कि कोई भी एक शरीफ घर की लड़की बाहर काम करना बहुत बहुत मुश्किल बात बन गई वहाँ पे। वहाँ पे क्या है, हर कोई अटेंडर से लेके मैनेजर से लेके हर कोई लड़कियों की तरफ गलीज नज़र से देखता। और क्या है, एनवायरनमेंट भी सही नहीं है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब तक तो एनवायरनमेंट अच्छा है। तो यहाँ पे जो आपकी वाइफ है या फिर लड़कियों के वास्ते एनवायरनमेंट अच्छा है। तो फैमिली वीज़ा रहने का एडवांटेज ये रहता कि अगर आपकी तनख्वाह कम है और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ काम करे तो यहाँ पे बिल्कुल काम करा सकते। और क्या है, आपको तो वीज़ा का टेंशन है, आपके एम्प्लॉयर के वीज़ा में रहते हैं आप, लेकिन आपकी वाइफ को वीज़ा का टेंशन नहीं रहता। क्यों बोलता, आपकी वाइफ और आपके बच्चे आपके स्पॉन्सरशिप में रहते। तो आपकी वाइफ कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं और कहीं पे भी जॉब स्विच कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूर आपके एम्प्लॉयर से पूछना, अगर आप इंडिया से रिक्रूट हो रहे हैं, ब्रोकर से रिक्रूट हो रहे हैं, या फिर आज़ाद वीज़ा पे आके रिक्रूट भी हो रहे हैं, तो फैमिली वीज़ा डेफिनेटली जहाँ तक कोशिश हो सके फैमिली वीज़ा के लिए स्ट्रेस करना। ज़्यादातर कंपनीज तो नहीं देते, लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश करके फैमिली वीज़ा लेने की कोशिश करना। और और चौथी बात ये है कि कंपनी से बेसिक सैलरी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करना। चाहे आप इंडिया से रिक्रूट हो रहे हैं, चाहे आप ब्रोकर्स के ज़रिए रिक्रूट हो रहे हैं, या फिर आप आज़ाद वीज़ा पे आके भी रिक्रूट हो रहे हैं, तो पहली बार जब आप जॉब ज्वाइन करते, ये अप्लाई होता कहीं पे भी, इंडिया में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो है मिडिल ईस्ट में भी आके जॉब कर रहे हैं, आप जो है सैलरी
जब आप नेगोशिएट करते, डेफिनेटली आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी नेगोशिएट करना पड़ता। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करते, इनिशियली अगर आप सैलरी नेगोशिएट नहीं करें, बाद में लेटर स्टेजेस में जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी इंक्रीज करवाना काफ़ी मुश्किल बात रहती। कई बोलते उसके अंदर परफॉर्मेंस आता, और क्या है, बड़ी कंपनी में काम करने के बाद कंपनीज जनरली क्या है, सैलरीज जल्दी बढ़ाते नहीं। तो बेहतर यही है कि आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तभी क्या है, सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करना। ऐसा भी नहीं करना कि एकदम उन्हें आपको 5,000 रियाल ऑफर कर रहा है और आप उसको 10,000 रियाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। मार्केट का सर्वे करना, सर्वे करके क्या है, अकॉर्डिंगली ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी नेगोशिएट करने की कोशिश करना। और दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास ऑफ़र है, अगर आप इंडिया में हैं और आपको मिडिल ईस्ट से ऑफ़र आया, या फिर आप आज़ाद वीज़ा पे आए हुए हैं, अगर आपको ऑफ़र आ रहा, तो हेस्ट या फिर जल्दबाजी नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि अरे भाई पहली बार ऑफ़र आया, इतना अच्छा ऑफ़र है, पहली बार मेरे को जॉब मिल रही, चलो एक्सेप्ट कर लेंगे बोल कर नहीं करना। क्यों बोले तो यहाँ का रूल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मिडिल ईस्ट में क्या है, जब आप जॉब कहीं पे भी ज्वाइन करते तो कंट्री स्पेसिफिक रूल्स है। यानी कि इंडिया के जैसा नहीं कि भाई एक जगह पे ज्वाइन करें, आप पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे जगह पे जाके ज्वाइन कर लिए बोले, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिस्टम। यहाँ पे कैसा रहता है, जब आप एक कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं तो आप वो कंपनी के ओनरशिप में आ जाते हैं। जब तक वो कंपनी वाला आपको नो ऑब्जेक्शन नहीं देता, आप किसी और के पास काम नहीं कर सकते। और जब आप पहली बार जब मिडिल ईस्ट में आते, तो आपको क्या है, कम से कम 2 साल तक एक एम्प्लॉयर के पास काम करने का रूल है। अब ये कंट्री स्पेसिफिक रूल है, कतर में तो ऐसी है, दुबई में पता नहीं मेरे को कैसा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर क्या है, एम्प्लॉयर के पास कम से कम 2 साल काम करना। 2 साल काम करने के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर उन्हें नो ऑब्जेक्शन लेटर बोल के दिया, एक नो ऑब्जेक्शन बोल के रहता, वो नो ऑब्जेक्शन लेटर अगर उन्हें आपको दिया तो ही आप किसी और कंपनी में ज्वाइन कर सकते। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप जॉब क्या है उतनी इजीली जो है चेंज नहीं कर सकते जैसा आप इंडिया में कर सकते या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री में कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे जब आप आते तो जो है आप वो ये बात डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करना कि आगे चल के अगर मेरे को कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आप नो ऑब्जेक्शन देंगे क्या। तो ये बात पहले ही बात कर लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं, बात 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 नहीं करते, फिर बाद में जॉब ज्वाइन कर लेते, करे बाद से परेशान हो जाते, परेशान होने के बाद उन्हें नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं देता, खुरूज लगा के वापस भेज देता, यानी कि एग्जिट लगा दे के वापस भेज देता, वापस आने का चांस ही नहीं रहता। तो नो ऑब्जेक्शन की बात ज़रूर डिस्कस करना अपने एम्प्लॉयर से। और और दूसरी बात क्या है, बिकॉज 2 साल तक आप कहीं पे भी मूव नहीं हो सकते, और जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं और वो एम्प्लॉयर का काफ़ी प्रेशर रहता है आपके ऊपर, अगर उन्हें चाहा तो आपको कहीं पे भी जाने नहीं दे सकता। इस लिहाज से भी क्या है, जब आप पहले जॉब एक्सेप्ट करें तभी ये चीज़ें क्या है पूरे डिस्कस कर लेना। एक तो एकोमोडेशन के बारे में कि एकोमोडेशन देंगे तो कैसा एकोमोडेशन रहेगा, और अगर आप एकोमोडेशन यूज़ नहीं करें तो क्या वो यानी कि कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगी क्या। और दूसरी बात क्या है, मेडिकल के बारे में कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंंट मिलेगा या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का भी इंश्योरेंस कवर देंगे। और तीसरी बात फैमिली वीज़ा के बारे में कि वो लोग फैमिली वीज़ा देते या नहीं देते, और फैमिली वीज़ा अगर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं देते बोल के तो जो है ऑफर लेटर में डेफिनेटली मेंशन करवाना उन लोगों से। और चौथी बात जो है अपनी सैलरी नेगोशिएट करना बेहतर से बेहतर तरीके में, और उसके साथ साथ नो ऑब्जेक्शन के बारे में भी जब आप ज्वाइन करते डिस्कस कर लेना। और दूसरी बात क्या है, अपने बच्चे जो है हैदराबाद से यहाँ पे आज़ाद वीज़ा पे आने की कोशिश करते। आज़ाद वीज़ा पे आने का पहली बात तो मेरे मेरे राय में आइडिया एकदम बकवास आइडिया है। आज़ाद वीज़ा पे तो पहले आना नहीं। पहली चीज़, मिडिल ईस्ट में आने के वास्ते आप अपने आप को थरो प्रिपेयर करना। क्यों बोले तो मिडिल ईस्ट के अंदर जब आप आ रहे हैं तो आपको अरबिक लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आती तो आपके पास एडवांटेज है, आपको अच्छी जॉब मिलने का प्रोस्पेक्ट्स है। अगर आपको अरबिक नहीं आती तो पहली चीज़ आप अपने आप में देखना, अगर आप ग्रेजुएट है या फिर आप एमबीए है, जो भी है आप पहली चीज़ क्या है, इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस हासिल करना। इंडिया के अंदर अगर आप जॉब करें तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। अगर इंडिया में जॉब करो तो दुनिया के किसी कोने में भी जॉब कर सकते। स्पेशली अगर आप इंडिया में जॉब करें के मिडिल ईस्ट आए तो मिडिल ईस्ट में क्या है, बहुत अच्छा आप सरवाइव हो सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग क्या करते, आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, इंडिया में सही ढंग से काम नहीं करते और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं। वो खैर मैं आपको सुनाऊंगा कैसा परेशान होते। तो खैर
जब आप इंडिया में रहते, आप फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर आप फ्रेश एमबीए करे या फिर आप फ्रेश स्टूडेंट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में काम करने की कोशिश करिए और इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिए। क्यों बोले तो इंडिया के एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट में काफ़ी वैल्यूबल है। आप दूसरे लोगों के जैसा ये बेवकूफ़ी मत करिए कि आप जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर फ्रेश एमबीए करे, एक एक 6 महीने का एक्सपीरियंस है और आप मिडिल ईस्ट आ जा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होती। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या तकलीफ होती, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता। पहली बात तो क्या है, जब आप फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर आप आपका पीजी कंप्लीट करें, तो आप इंडिया के अंदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करिए। पहली बात तो क्या है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मिडिल ईस्ट में काम करना है, चाहे सऊदी रहो, कतर रहो, दुबई रहो या फिर कहीं पे भी आपको काम करना है। बेसिक चीज़ आपकी इंग्लिश स्ट्रांग रहना। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट बात है और आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो बेसिक चीज़ इंडिया में रह के अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए और इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करिए। एक बार आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं इंडिया में अच्छी जॉब पे हूँ और जो है मेरी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी है और मैं ऑफिस एनवायरनमेंट में सेट हो गया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि इंडिया से रिक्रूट होके आप मिडिल ईस्ट आओ। क्यों बोले तो आप खुद सोचो, अगर मिडिल ईस्ट में कोई इंसान अगर इंडिया को जाकर रिक्रूट करके लेके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो टैलेंट यहाँ पे नहीं मिलता। जब यहाँ के एम्प्लॉयर इंडिया में आते रिक्रूट करने के वास्ते, तो ये लोग आप लोगों को अच्छा ऑफर करते हैं, यानी कि जो ऑफर आपको देते हैं, बेसिक सैलरी है, बाकी के जो भी इंसेंटिव्स है या फिर आपकी लीव के बारे में जो भी है, ये लोग जब यहाँ से इंडिया आते हैं रिक्रूट करने के वास्ते, ये लोग अच्छा ऑफर करते हैं, यानी कि जो ऑफर देते बहुत अच्छा रहता। अगर आप लोग इंडिया से यहाँ पे आए आज़ाद वीज़ा में, तो आपको ऑफर अच्छा नहीं मिलता। छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप इमेजिन करो प्यासा कुएं के पास अगर गया, तो कुएं की ज़्यादा वैल्यू प्यासे को रहती है। अगर कुआं खुद चल के प्यासा के पास आया तो कुएं की वैल्यू नहीं रहती। वैसी है, अगर एम्प्लॉयर्स खुद इंडिया जाके रिक्रूट कर रहे हैं या फिर आप इंडिया से रिक्रूट होके मिडिल ईस्ट आए, तो आपकी ज़्यादा वैल्यू रहती और आपके पास क्या है, ज़्यादा रेन्यूमरेशन रहता, आपके पास पैकेज ज़्यादा रहता। लेकिन वही आप हेस्ट होके दूसरों के जैसा, नहीं भाई मैं आज़ाद वीज़ा में चले आता हूँ, आज़ाद वीज़ा में जाके वहाँ पे ढूंढता हूँ, बल्कि अगर आप यहाँ पे आए तो इन लोगों का ऐसा रहता, बोलता अरे भाई इन्हें आज़ाद वीज़ा पे है, वैसा भी जॉब ढूंढ रहा है, नहीं कुछ कुछ भी दिया तो एक्सेप्ट कर लेता, बल्कि ऐसी बेकार के पागल ऑफरान दे देते, बच्चे एक्सेप्ट कर लेके फिर परेशान हो जाते। और दूसरी बात क्या है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स की किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में है, तो पहली बात तो आने से पहले उनके ऊपर बिल्कुल आप काउंट ही मत करिए। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता कि बच्चा किसी के भरोसे पे मिडिल ईस्ट आता और वो इंसान उसकी मदद करता। अगर आपका कोई जिगरी दोस्त है या फिर आपके ख़ास भाई है, वालिद साहब है, तो वो केस डिफरेंट है। लेकिन आपके कज़न हैं, आपके खलेरे भाई हैं, आपके जो है दूर के रिश्तेदार है या फिर आपके पड़ोसी है, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, जाते कि ये इंसान मेरी मदद करता, बल्कि एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं आप, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यानी कि यहाँ पे लोगों का है, हर कोई पैसे कमाने आया, हर कोई अपने कामों में बिजी रहता, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक फ़ोन करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आके आपको डिनर पे लेके जाएंगे, उससे हद से ज़्यादा कोई नहीं करता। तो जो है आप अपने रिलेटिव्स या फिर अपने दूसरे लोगों के भरोसे पे यहाँ पे मत आइए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आने से पहले आप वहाँ पे कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करिए। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल जॉब पे आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास इंडिया में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, जैसा अकाउंटिंग फील्ड में है, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में 3-4 साल आप इंडिया में अगर काम करें, तो जो है वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अगर आप वहाँ पे किसी डेल या फिर आईबीएम में काम करें, आप 3-4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो आप कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेके अगर आप मिडिल ईस्ट आए, तो आपकी ज़्यादा वैल्यू रहती। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, तो आप इस एंगल से सोचना कि मैं मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ काम करने के वास्ते, किसी दिन मेरे को वापस भी आ जाना पड़ता है इंडिया, तो मैं जो जॉब मिडिल ईस्ट में करूँगा वो एक्सपीरियंस इंडिया में काम में आएगा या नहीं आएगा। अक्सर क्या होता, लोग जब इंडिया से निकलते तो आईटी के रहते, मिडिल ईस्ट में आके एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करते। अब वो ऐसी जॉब रहती कि इंडिया में उसकी वैल्यू है ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में आईटी में थे और आप मिडिल ईस्ट में आके आईटी में काम कर रहे, तो वापस अगर आप इंडिया में गए तो वैल्यू रहती है उसकी। अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग में थे, यहाँ पे अकाउंटिंग जॉब में आए, वापस अगर इंडिया जाना पड़ा आपको या फिर कहीं पे भी जाना पड़ा, तो आपको क्या है, वो अकाउंटिंग की वैल्यू बढ़ती। तो आप ऐसी जॉब चूज़ करना कि मिडिल ईस्ट में काम करने के बाद भी आपका क्या है, वैल्यू बढ़ना। एक्सपीरियंस जब
10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका, तो इरेस्पेक्टिव मिडिल ईस्ट में रहो चाहे इंडिया में रहो, उसकी वैल्यू रहना। ऐसा क्या है, करियर आप चूज करना। ऐसा नहीं करना कि बस आज़ाद वीज़ा पे आ गए, जो जॉब मिल रही वो जॉब कर ले रहे, मार्केटिंग कर ले रहे, सेल्स कर ले रहे, ऐसा नहीं करना। तो जो है अपन सोचना कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया के एक्सपीरियंस पे इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। मैं इंडिया में एचपी में काम करा और सदरलैंड में काम करा, और वो एक्सपीरियंस इतना वैल्यूबल था कि वहाँ से जब मैं मिडिल ईस्ट आया तो आईटी में आया। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या वैल्यूबल है, अगर किसी दिन मेरे को इंडिया भी वापस जाना पड़ा तो मेरे पास 10-15 साल का आईटी का एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप इस लिहाज से सोचना। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आने से पहले विजिट वीज़ा पे आने की गलती कभी भी मत करना। फिर भी आज़ाद वीज़ा पे आना अच्छी बात है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा पे आना 2 साल का टाइम मिलता है आपको, 1 साल का टाइम मिलता है ढूंढने के वास्ते कहीं। खैर फिर भी अच्छी बात है, लेकिन विजिट वीज़ा बहुत शॉर्ट रहता। विजिट वीज़ा पे आए तो एक एक महीने का टाइम ही रहता, उसके अंदर आपको ढूंढ लेना पड़ता, बहुत मुश्किल की बात है। तो विजिट वीज़ा पे आने का ख्याल आप अपने जहन से निकाल दो। अगर आप लोगों को जो है इंडिपेंडेंट वीज़ा पे आना है तो आ सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं भी तो क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि आप वेदर देखना, किस किस मंथ में आप मिडिल ईस्ट आना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया से अप्रैल से लेके अपने सितंबर के बीच में कभी भी मिडिल ईस्ट आने की गलती नहीं करना। कहीं को बोले तो अपने पास इतनी गर्मी नहीं रहती जितना मिडिल ईस्ट में गर्मी है। जब आप इधर आते ऐसी गर्मी रहती कि वो गर्मी को आदमी क्या है बौरान हो जाता पहली बात तो। जब आप इंडिया इंडिया में क्या है, अपने पास हैदराबाद में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, वो जो भी गर्मी है अपन बर्दाश्त कर सकते। लेकिन अपने पास गलती क्या करते, देखते नहीं कब जा रहे अपन मिडिल ईस्ट, बस अरे वीज़ा आ गया भाई चले आना है बोल के आ जाते। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। अगर यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जो है आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आना जब यहाँ पे वेदर अच्छा रहता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको वेदर अच्छा मिला तो आप बाहर क्यों बोलते हैं, यहाँ पे तो सहूलत नहीं है, गाड़ी की सहूलत नहीं रहती आपको, आपको बस में ट्रैवल करना पड़ता इंटरव्यूज़ देने के वास्ते। जब आप आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो अगर आपको वेदर फेवरेबल रहा तो आप बाहर जा सकते हैं। आप अगर अच्छा तैयार होकर इंटरव्यू को जा रहे हैं तो पसीना कम आता आपको, और क्या है इंटरव्यू में प्रेजेंट हो सकते हैं आप। तो अगर आप यहाँ पे नवंबर से लेके आप मार्च एंड के बीच में अगर यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर आज़ाद वीज़ा में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम रहता है। इस टाइम में क्या है, गर्मी भी कम रहती, वेदर भी अच्छा रहता, और आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहती ट्रैवल करने के वास्ते और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने के वास्ते। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल क्या है, रमज़ान अगस्त में आ रहा, और बकरीद भी यानी कि लास्ट एंड में आ रही। तो यहाँ पे क्या है, अक्सर रमज़ान में हर चीज़ रुक जाती, कोई भी क्या है कुछ भी काम नहीं करते, वीज़ाज भी बंद रहते, और लोग इंटरव्यूज़ भी नहीं लेते, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा नहीं रहते। तो रमज़ान के टाइम पे आना ही नहीं मिडिल ईस्ट को। और दूसरी बात क्या है, ये गर्मी का जो मौसम है जो मैं बोला आप लोगों के सामने, अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर एंड तक कभी भी मिडिल ईस्ट नहीं आना, क्यों बोलते इतनी गर्मी रहती। पहली बात तो गर्मी से आपके यानी कि आपके स्क्रू ढीले हो जाते हैं, और दूसरी बात क्या है, इतनी गर्मी को आप कभी एक्सपोज हुए ही नहीं, और इतनी गर्मी के अंदर ज़्यादातर क्या है, हर ऑफिस बंद रहती है। अब इतनी गर्मी में आप क्या क्या ट्रैवल करते, क्या इंटरव्यू देते। तो बेहतर है अवॉइड करना, कब से, मार्च से लेके अक्टूबर एंड तक। और इस दौरान मिडिल ईस्ट ट्रैवल करने को अवॉइड करो। और और क्या बात है और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली एक तो क्या है, कॉन्टैक्ट्स अपने पूरे सर्च करके आना, यहाँ पे कौन कॉन्टैक्ट्स है, कौन हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या है, शुरुआत में ये सब जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बोला, जो भी चीज़ें एडवाइस करा, ये सब चीज़ों को आप जहन में रखते हुए मिडिल ईस्ट आने का डिसीजन लीजिए। पहली बात तो क्या है, इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपको मिला तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में क्या है, आजकल लोग क्या है आराम से कमा रहे, 2,000-3,000 रियाल, इन द सेंस 35-40 हज़ार रुपये कमाना बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया में आप एक अच्छा मुकाम बना के उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप मिडिल ईस्ट आए तो आपकी लाइफ बहुत कलरफुल रहती, और आप क्या है मिडिल ईस्ट की लाइफ को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर एक बच्चे के जैसा यानी कि रैशनल डिसीजन लेके, इमेच्योर डिसीजन लेके बस आज़ाद वीज़ा ले लिए, विजिट वीज़ा ले लिए, दोस्तों के भरोसे पे आ गए मिडिल ईस्ट पे, तो क्या है धक्के खाना पड़ता। यहाँ पे क्या है, अच्छे जॉबा नहीं मिलते, फिर वही मार्केटिंग के जॉबा, सेल्स के जॉबा, 1500 रियाल 2000 रियाल के जॉबा। अरे 1500-2000 बोलते 20-25 हज़ार की है, तो आजकल तो अपने कने क्या है, गच्चुप के बंडियाँ वाले कमा रहे हैं।
और क्या है, बड़े बड़े शोरूमों में जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब जो कर रहे हैं उन लोग कमा रहे हैं, वो सैलरी क्या से अगर आप इतनी दूर आना चाह रहे हैं तो बेकार है। तो जब मैं जो भी बात आप लोगों के सामने रखा वो जहन में रखना। पहली बात मैं फिर से रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि जब आप आना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर फ्रेशली आप अपने बीटेक या एमबीए से पास आउट हुए हैं, तो पहली बात तो आप आज़ाद वीज़ा आना का प्लान ड्रॉप कर दो और विजिट वीज़ा पे आने का प्लान ड्रॉप कर दो। और क्या है, आप पहले इंडिया में एक्सपीरियंस 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करो। और क्या है, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन इंग्लिश जो भी है। और इंडिया के ऑफिस को अगर आप एक्सपोज्ड हो गए, इंडिया के ऑफिस का जो कल्चर है इंडिया में, अगर वो कल्चर में अगर आप काम कर लिए तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंडिया का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद ही आप जो है आज़ाद वीज़ा पे आने की रिस्क उठाओ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर इंडिया से आप रिक्रूट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बोलता अगर यहाँ से रिक्रूटर इंडिया आ रहा तो आपको अच्छा पैकेज मिलता। और और कहीं से भी आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है इंडिया से या फिर आप आज़ाद वीज़ा पे आए और आपका रिक्रूटमेंट हो रहा, तो चंद चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। एक, तो बेसिक सैलरी नेगोशिएट करना है। दूसरा, फैमिली वीज़ा के बारे में पूछना है, अगर आप शादीशुदा है, नहीं भी है तो क्या है ऑफ़र पे फैमिली वीज़ा के बारे में पूछना है। तीसरा, मेडिकल के बारे में, कई बोलते हैं यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगा है, तो मेडिकल कंपलसरी आपको पूछना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कवर्ड है या नहीं है और आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना है मेडिकल इंश्योरेंस में। और एकोमोडेशन के बारे में कि फैमिली एकोमोडेशन कैसा रहेगा, अगर आप एकोमोडेशन खुद का अरेंज कर लिए तो कितने पैसे मिलेंगे ये। और क्या है, ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं मेंशन नहीं करा, लेकिन ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको जो है मालूम करना है कंपनी से कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी की तरफ से मिलता है या नहीं मिलता, कार मिलती या नहीं मिलती, और क्या है ट्रैवल अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता। ये भी चीज़ आपको कंपनी से डिस्कस करना है। और नो ऑब्जेक्शन के बारे में भी कंपनी से डिस्कस करना है कि आप जॉब ज्वाइन करें बाद से आइंदा अगर आपको कहीं और अच्छी जॉब मिली तो कंपनी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप आपके जहन में रखिए। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करा, आई होप यानी कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो जो भी अपने जो हैदराबाद के जो बच्चे मिडिल ईस्ट आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं कलेक्ट करा अपने 5 या 6 साल के एक्सपीरियंस से कलेक्ट करके आपसे शेयर करा मैं। इससे मेरी यही दुआ है कि बच्चे इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अच्छे से अच्छी जॉब में सेटल होने की कोशिश मेरी जो है कामयाब होना, बल्कि इसी इरादे से मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करा। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर के ज़रिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके जो भी जवाब है या फिर आपको जो भी एडवाइस चाहिए मैं दूंगा। और बस यही कोशिश करिए कि जब आप बाहर जाने का डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। दूसरों को देख के ये मत सोचिए कि उस उन्हें बाहर जाके अगर खुश है तो मैं भी जाके बाहर खुश रहूँगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, बस फ़र्क ये है कि साल में उन्हें बेचारा एक बार इंडिया आ रहा था, वो एक महीना क्या है एंजॉय कर ले रहा उन्हें। यहाँ पे 11 महीने तकलीफ़ां उठा रहा, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा, घर को पैसे भेज रहा और यहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा। तो वो 1 महीने में इंडिया को आके जो है उन्हें वो 1 महीना छुट्टी में क्या है हाई फाई चीज़ां दिखा दे के आ जा रहा। तो उन्हें वो 1 महीना जो एंजॉय कर रहा आप लोगों के सामने, आप पे जो खर्चा कर रहा, रिश्तेदारों पे जो खर्चा कर रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पूरे 11 महीने की ज़िंदगी भी उन्हें वैसी कर रहा है मिडिल ईस्ट में। तो आपके साथ भी ऐसी होता, आप भी अगर आप मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं तो वापस जाएंगे तो 1 महीना आप भी फुल खर्चा करेंगे फैमिली पे, आप भी क्या है ऐसा दिखाएंगे कि आप बहुत खुश हैं। तो आप रैशनल डिसीजन मत लीजिए, अपने वालदेन से डिस्कस करिए, आपके भाइयों से डिस्कस करिए। और जहाँ तक हो सका इंडिया में एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप मिडिल ईस्ट में आइए, और ऐसा एक्सपीरियंस लीजिए कि मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस आपको बाद में इंडिया में काम में आना। खैर, मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड करूँगा, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया 33 मिनट्स का। और अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि मैं आपको इस लेक्चर में कंफ्यूज नहीं करा। और अगर आप कोई पॉइंट्स मिस कर दिए तो आप ये लेक्चर और एक बार सुन के ये पॉइंट्स को पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अपने जो हैदराबाद के बच्चे उन लोगों का फ़ायदा हो। और बस अल्लाह से दुआ करिए कि जो मेरा इरादा है अपने बच्चों को एजुकेट करने का, ये अल्लाह ताला कामयाब करे। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।